Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 मई 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्पार्टली आइलैंड्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, आपने बताना है ये नाम किस चीज़ के हैं। सेलन फ्रैगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चेन बेनेवेट, वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट। तो ये किस चीज़ के नाम है? ऑप्शन है क्या ये बर्ड्स के नाम है, बी प्राइमेट्स, सी रेप्टाइल्स या फिर डी एम्फीबियंस। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर इस टॉपिक के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। हुआ क्या है, यूपीएससी 2022 का जो रिज़ल्ट है वो रिसेंटली आया था। हमने रैंकिंग डिस्कस की थी, जो टॉप 4 में अब की बार यहाँ पर आपको विमेन देखने को मिल जाएंगी। तो उसी रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं। उस रैंकिंग में एक रैंक है 184 यानी 184th रैंक। इस रैंक को लेकर काफ़ी बवाल हो गया। अब मतलब क्या हुआ कि इस रैंक को लेकर दो कैंडिडेट्स दावा करने लगे कि ये रैंक मेरी आई है, और दोनों के नाम भी सेम, रोल नंबर भी सेम, और दोनों दावा करने लगे कि ये रैंक मेरी है। एक कहता है मेरी रैंक है, दूसरा कहता है मेरी रैंक है। और ऐसा एक केस नहीं हुआ, ऐसे दो केस निकल कर आए हैं अब की बार। मीडिया में बहुत दिनों से यहाँ पर इसकी चर्चा की जा रही है। और यहाँ पे जो ये केस निकल कर आया है, नाम है आयशा। एक है आयशा मकरानी और दूसरे कैंडिडेट का नाम है आयशा फातिमा। तो जब रिसेंटली यहाँ पर ये रैंकिंग निकल कर आई तो 184th रैंक आई थी किसकी? वैसे आयशा फातिमा की ये रैंक आई थी। अब हुआ क्या है, आयशा मकरानी ने दावा किया ये रैंक मेरी आई है, और जो रिज़ल्ट वगैरह है वो दिखाया गया है ना। सॉरी, इन्होंने यहाँ पर अपना रोल नंबर है वो दिखाया, और जब रोल नंबर को दिखाया तो रोल नंबर भी मैच हो रहे हैं, यानी आयशा फातिमा और आयशा मकरानी का रोल नंबर बिल्कुल सेम है, रैंक बिल्कुल सेम आई है दोनों की। तो रैंक 184 इनकी है या इनके, ये पता ही नहीं चल रहा था। ये तो हुआ एक केस। ऐसा दूसरा केस निकल कर आया तुषार नाम का। एक तुषार हरियाणा से बिलोंग करने वाला है और एक तुषार यहाँ पे बिहार से बिलोंग करने वाले हैं। इन दोनों का भी यहाँ पर एक सिमिलर केस निकल कर आया। तो तुषार कुमार ये बिहार वाले हैं और एक तुषार हरियाणा वाला है। तो तुषार हरियाणा वाला यहाँ पर मेंशन करने लगा ये रैंक मेरी आई है, ठीक है, और इधर तुषार कुमार कह रहा है ये रैंक मेरी आई है। और ये वाला जो मामला था ये रैंक नंबर 44 को लेकर था, 44th रैंक को लेकर। तो 184 और 44th रैंक को लेकर ये पूरा का पूरा इशू हुआ। अब ये मैटर पहुंचा यूपीएससी तक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास में। अब यूपीएससी ने यहाँ पर अपना डेटा बताते हुए बोला है कि देखो जो सिस्टम है यूपीएससी का बहुत रोबस्ट है, बहुत मजबूत सिस्टम है। सारी चीज़ें टाइम पर होती हैं, आपने देखा होगा, चाहे कोविड हो चाहे कुछ भी हो, टाइम पर एग्जामिनेशंस हुए हैं, हर साल होने हैं तो होने हैं, रिजल्ट इस समय पर आना है तो आना है। तो यूपीएससी ने बोला कि इस प्रकार की गलती पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीडिया में कुछ एक आध चैनल ने ऐसा दिखा दिया कि ये यूपीएससी की साइड से गलती हुई है इतनी बड़ी संस्था होने के बाद में। अब यूपीएससी ने ये जो मैटर है इसको उठाया और बोला कि देखो यहाँ पर इस प्रकार की गलती होना और ऐसी इतनी बड़ी गलती हो जाना रैंक को लेकर, ये ऐसा यूपीएससी कर ही नहीं सकता है। तो यूपीएससी ने अपनी साइड से बोला कि देखो हमारी लिस्ट में क्या मेंशन्ड है। हमारी लिस्ट में दिखाया गया है कि जो रैंक है वाकई में जो 184th रैंक आई है वो है बेसिकली आयशा फातिमा की, जिनका नाम लिस्ट में लिखा गया है वही है वो रैंक आयशा फातिमा वाला। और जो 44th रैंक है वो 44th रैंक यहाँ पर बिहार के तुषार कुमार की आई है, और इनका रोल नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि यह रोल नंबर 44th रैंक पर तुषार कुमार हैं और आयशा फातिमा 184th रैंक पर हैं। बस क्लियर हो गया, यूपीएससी ने अपनी साइड से यहाँ पर यह बता दिया।
रोल नंबर के साथ में। अब ये जो दो व्यक्ति हैं ये क्या चीज़ की क्लेम कर रहे हैं, यानी कि आयशा मकरानी और इधर तुषार हरियाणा वाला, ये किस चीज़ को लेकर क्लेम कर रहे हैं? ये फर्जी दावा कर रहे थे, यानी कि बेफालतू में बिल्कुल फर्जी दावा किया जा रहा था। ये यूपीएससी ने बोला इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे यूपीएससी ने बोला है कि जो दोनों पर्सन क्लेम कर रहे हैं ना कि हमारी रैंक आई है, ये फेक है, इनके डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं, यानी फेक डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने कहीं ना कहीं से फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और वही यहाँ पर सब जगह ये लोग दिखा रहे हैं। इवन इतना ही नहीं, अब यूपीएससी ने और डिटेल में चला गया। इन्होंने बोला कि जो ये दो लोग हैं ना जो कि यहाँ पर अपना फर्जी दावा कर रहे हैं हमारी रैंक आई है, इन दोनों का आप प्रीलिम्स का सुनो। जो आयशा मकरानी है ये मेंस तक पहुंची नहीं थी, प्रीलिम्स में यहाँ पर बाहर हो गई थी, और तुषार यहाँ पे ये भी बाहर हो गया था प्रीलिम्स में, इनके माइनस में मार्क्स थे, हरियाणा वाला। तो ये दोनों यहाँ पर फेक दावा कर रहे हैं और जो रियल रैंक है वो आयशा फातिमा की है और साथ ही साथ में तुषार कुमार की है, बिहार वाले की। साथ ही साथ में कल के दिन यूपीएससी ने एक बात और बोली है। क्या बोला है कि हमारे जो यूपीएससी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत क्रिमिनल और साथ ही साथ में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा इन दोनों ही व्यक्तियों के अगेंस्ट में। क्रिमिनल एक्शन भी यहाँ पर लिया जा सकता है। तो कार्रवाई पूरी होने वाली है इन दोनों पर्सन्स के खिलाफ जिन्होंने इस प्रकार का फर्जी दावा किया। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ोगे ना तो वहाँ पे यूपीएससी ने कुछ बोला है कि देखो, मीडिया ने मतलब कुछ एक दो चैनल थे ऐसे जिन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये यूपीएससी की गलती हुई है। तो यूपीएससी ने बोला कि देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पहले यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर सोच समझना चाहिए था। यूपीएससी का कोई स्टेटमेंट आया नहीं इधर से, उससे पहले यहाँ पर किसी ने ये बात बोल दी ये यूपीएससी की मिस्टेक है, ऐसा नहीं हो सकता। यूपीएससी अपना आप में एक रोबस्ट सिस्टम है और ऐसा एरर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये था पूरा मैटर। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंडिया और नेपाल के संबंध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया और नेपाल जल्दी आपस में बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंड, ये 4 दिन की विजिट पर आने वाले हैं भारत में। तो हो सकता है काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन जाए। एक अंदाज़ा बताया जा रहा है कि एनर्जी को लेकर और वाटर सिक्योरिटी को लेकर कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए जा सकते हैं दोनों देशों के बीच में। अभी केवल अंदाज़ा है कि हाँ इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अभी जब ये आएंगे 31 मई को ये आने वाले हैं, 31 मई से 4 दिन तक इंडिया में रहेंगे, इंडिया के साथ डिस्कशन चलेगा। तो बाद में काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश होंगे कि आखिरकार एग्जैक्टली ये डिस्कशन हुआ क्या है, कौन से टॉपिक्स को लेकर हुआ है। तो पहले से यहाँ पर कोई भी मीटिंग होने वाली है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक बार मीटिंग को होने दो, ये आर्टिकल लगातार न्यूज़ में रहेगा तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, एक बार में ही सारा काम खत्म हो जाएगा। ऐसे बार बार रोज़ रोज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे ही लगातार ये आर्टिकल आते रहेंगे रोज़ाना। लेकिन एक चीज़ है जो स्टैटिक है, जो चीज़ नहीं बदलने वाली, वो है इंडिया नेपाल के जब आप रिलेशंस पढ़ोगे अपनी स्टैटिक बुक से, जो भी आप स्टैटिक बुक को रेफ़र कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो स्टैटिक रहने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपसे यहाँ पर रिलेशंस को लेकर कुछ चीज़ें आती हैं तो आपने ये पॉइंट्स मेंशन करना है। सबसे पहली चीज़ देखो, दोनों देशों के अगर हम संबंध देखें तो काफ़ी मजबूत भी हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर संबंध कमज़ोर हुए हैं पिछले कुछ सालों में। वो पॉइंट्स कौन से हैं वो भी डिस्कस करेंगे और मजबूत कहाँ पर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पहले दोनों देशों की व्यापार के बारे में बात करते हैं। देखो, इंडिया नेपाल का एक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, व्यापार के मामले में बहुत बड़े यहाँ पर पार्टनर है दोनों देश। दोनों देशों के बीच में 2019-20 का अगर हम डेटा देखें कोविड से पहले का, तो उस साल में जो व्यापार हुआ था दोनों देशों के बीच में वो $7 बिलियन को क्रॉस कर चुका था। ये बिलियन डॉलर्स हैं, अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट था। उसके बाद कोविड के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था व्यापार वगैरह, वो सभी के साथ में हो गया था। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल में इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। नेपाल में 33% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत ने कर रखा है, लगभग $500 मिलियन का। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट इंडिया का है। तो ये तो यहाँ पर ट्रेड को लेकर इनके रिलेशंस के बारे में पता चला। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो नेपाल क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से यहाँ पर ज़मीन ही ज़मीन है, कोई समुद्र का हिस्सा नहीं है। तो एक तरफ यहाँ पर इंडिया बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, ऊपर यहाँ पर तिब्बत वाला रीजन जिसको चाइना ने कब्जा रखा है वो एक बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पर इतना ज़्यादा व्यापार करने का या फिर वेहिकुलर एक्सेस इतना मिल नहीं पाता है। तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया के साथ में कुछ कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर रखे हैं, जहाँ पर इनका मेन मकसद है, इंडिया भी यहाँ पर देख रहा है और नेपाल भी इसी चीज़ की कोशिश कर रहा है कि एक नदी के ज़रिए से रास्ता बनाया जाए
जिसको हम लोग इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं, है ना। तो अगर नेपाल से कोई सामान निकलना है, जो कार्गो का मूवमेंट होना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नदी के ज़रिए रास्ता होगा, उसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, सामान वहाँ पे पहुँचाया जाएगा और लेकर आया जाएगा। और यहीं पर एक मेन मकसद है कि जो नेपाल का माउंट एवरेस्ट है उसको हम अपने इंडियन ओशन के साथ में कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो कनेक्टिविटी के ऊपर भी दोनों कंट्रीज़ लगातार आज के समय पर फोकस कर रही हैं। उसके अलावा दोनों देशों के डिफेंस कॉपरेशन को लेकर अगर हम डिस्कस करें तो डिफेंस के मामले में दोनों देशों के संबंध काफ़ी मजबूत हैं। मजबूत कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। इंडियन आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, आपने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट्स, ऐसे अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। अभी मैं जब यूनिफॉर्म थोड़ा चेंज हुआ था तो मैंने आपको वो आर्टिकल पढ़ाया भी था, याद आ रहा होगा। तो जो गोरखा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, वो लोग क्या करते हैं, नेपाल के कुछ हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं, है ना। तो हमारी आर्मी में मतलब गोरखा रेजिमेंट में भी कई सारे जो नेपाली रिक्रूटमेंट है वो किए जाते हैं। उसके अलावा साल 2011 से इंडिया और नेपाल के बीच में एक अभ्यास हो रहा है, ध्यान रखना, जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण नाम से आपसे पूछा जा सकता है कि ये अभ्यास कौन कौन से दो देशों के बीच में होता है, तो इंडिया नेपाल के बीच में इस प्रकार का एक्सरसाइज किया जाता है। उसके अलावा अब बात आती है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। तो नेपाल एक ऐसी जगह पर पूरा देश बसा हुआ है जो कि इको फ्रेजाइल जोन में आता है। इसका मतलब यहाँ पर बार बार भूकंप आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक बार आया था भूकंप, याद होगा, काठमांडू के अंदर में, है ना। तो भूकंप आने के चांसेस या फिर बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से जब ये चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे डैमेज ही बहुत ज़्यादा होता है। अब डैमेज जब हुआ, लोगों की जान भी गई है, प्लस यहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है नेपाल को। तो उस समय पर इंडिया हमेशा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर खड़ा रहता है नेपाल के साथ में। तो इंडिया कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सपोर्टर भी है। जब भी मदद चाहिए होती है नेपाल को तो इंडिया की साइड से डेफिनेटली प्रोवाइड करवाई जाती है, उस समय पर भी करवाई गई थी। अब बात आती है मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की। दोनों देशों के बीच में कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप है जहाँ पे इंडिया और नेपाल दोनों हिस्सा हैं। फॉर एग्जाम्पल BBIN यानी बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ये कौन सा ग्रुप है? इसमें हमारा मेन मकसद है कि हम रोड के ज़रिए बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल को जोड़ दें। रोड के ज़रिए आप मोटरसाइकिल लेके घूम सकते हो चारों देशों में, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर कह सकते हो नेपाल है इंडिया के साथ में। उसके अलावा बिम्स्टेक नाम का एक ग्रुप है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें भी यहाँ पे दोनों देश हिस्सा हैं। उसके अलावा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया। उसके अलावा सार्क वाला ग्रुप हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऐसे कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जहाँ पर इंडिया और नेपाल दोनों साथ में मिलकर वर्क कर रहे हैं। ये बात हुई पार्टनरशिप की, यानी कि कुल मिला के लग रहा है कि जो संबंध है कहीं ना कहीं अच्छे हैं दोनों देशों के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा एक समय पर प्रधानमंत्री बने थे नेपाल के अंदर में KP शर्मा ओली। उनके समय पर जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इवन पीपल टू पीपल टाइज भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे नेपाल के साथ में। बट धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं दोनों देशों के संबंध के बीच में। वो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो चैलेंज है वो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। क्या नेपाल के साथ में भी कोई बाउंड्री को लेकर विवाद है? चाइना के साथ में तो है, पाकिस्तान के साथ में है, नेपाल के साथ में भी। यहाँ देखो हुआ यहाँ पर ये क्या, कुछ टाइम पहले यहाँ पर नेपाल ने ना कुछ इंडिया का जो हिस्सा है वो अपना हिस्सा बताना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ ये मैप के माध्यम से। फॉर एग्जांपल ये मैप देख पा रहे हो, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर वाइट कलर का आपको ये नेपाल दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाइट कलर का नेपाल है। तो जैसे यहाँ पे इस वाले मैप को ड्रॉ करें तो ये समझने के लिए बहुत अच्छा मैप है। ये आप देख पा रहे हो जो बाउंड्री मैंने बना दी है, ये नेपाल की बाउंड्री हो गई और इधर इंडिया हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये देखो नेपाल ने क्या किया, अपना एक मैप रिलीज़ किया हाल ही में, और वो जो मैप इन्होंने दिखाया ना, उस मैप में जो ये सर्किल बना वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, इन्होंने ये अपने मैप में दिखाया हुआ है, अपने हिस्से में दिखाया हुआ है। यानी ये जो नोक सी जो बनी हुई है ना, लास्ट में मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जो यहाँ पर नोक सी बनी हुई है ऊपर, इन्होंने ये अपने हिस्से में दिखा दिया, ये वाला हिस्सा। अब भले ही मैप में यहाँ पर छोटा दिख रहा हो, वैसे ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा रीजन है, इन्होंने अपने हिस्से में दिखा दिया। तो क्या ये नेपाल का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये नेपाल का हिस्सा नहीं है, इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये अपने मैप में यहाँ पर इस चीज़ को शो कर रहे हैं। तो ये नेपाली वर्जन का मैप है। यहाँ पे इस मैप को जूम करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये कुछ जो एरियाज़ है ना वो है लिम्पाधुरा, लिपुलेख, काला पानी, ये वो एरियाज़ है जिसको यहाँ पर नेपाल क्लेम कर रहा है। ये नेपाली वर्जन मैप है, लेकिन जो ओरिजिनल मैप बनेगा ना, जो ओरिजिनल वर्जन होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो मैंने बताया था, ये वाला हिस्सा ये इंडिया का है। इन्होंने क्या किया, अपने मैप में इस तरीके से बढ़ाकर दिखा दिया इन 3 इंपॉर्टेंट जगह को लेकर, और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट बन गया इंडिया और नेपाल के बीच में। समझ गए?
तो ये तो है पहला इशू। और दूसरा जो चैलेंज है वो है चाइना का इंटरवेंशन। देखो चाइना का इंटरवेंशन सभी जगह पर है। चाइना धीरे धीरे करके सभी कंट्रीज़ के पास में आ रहा है। जैसे पाकिस्तान को पैसा देके उसको अपने ऊपर ही यहाँ पर, मतलब कह सकते हो कि पाकिस्तान पूरी तरह से डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। ऐसा ही श्रीलंका हो गया, उसको भी यहाँ पे इतना सारा लोन दे दिया। इतना सारा लोन प्रोवाइड करवाने के बाद में जो श्रीलंका, उसके हालात इतने बेकार हो गए कि वो अब लोन चुका भी नहीं सकता और चाइना की बात भी मानेगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पर वो नेपाल के साथ में भी धीरे धीरे करना चाहता है। चाइना का इंटरवेंशन नेपाल में बढ़ चुका है। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे नेपाल ना इंडिया से थोड़ा दूर जाते हुए चाइना की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया बीच, क्योंकि नेपाल में एक प्रॉब्लम ये भी रही कि यहाँ की जो सरकार है वो स्टेबल नहीं रही। पिछले कुछ सालों में कई सारे यहाँ पे प्रधानमंत्री के आए बदले इस प्रकार से यहाँ पर इनका जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो चलता रहा। और चाइना जो है ना नेपाल को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर मानता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझ रहे होंगे, ये चाइना का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये दुनिया भर के देशों को जोड़ने की बात करता है। और चाइना चाहता है कि हम नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारा पैसा लगाएं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करें, चाइना के साथ में व्यापार करें, नेपाल के साथ में व्यापार करें। इस प्रकार की चीज़ें चाइना चाहता है। यानी एक बार अपने ऊपर निर्भर बना दिया, डिपेंडेंट बना दिया, तो उसके बाद तो यहाँ पर चाइना जैसा कहेगा वैसा वैसा यहाँ पर ये जो नेपाल है वो करना स्टार्ट कर देगा। ऐसी चीज़ें अभी हुई नहीं है लेकिन शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कह सकते हो। क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, वो प्रोजेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जो चाइना है इसने कोशिश की है दुनिया भर की कंट्रीज़ को जोड़ने के लिए। ये रास्ता आप देख पा रहे हो, इस प्रकार का रास्ता बना दिया है ऊपर, है ना। ये ओवरलैंड रूट है। समुद्र का रास्ता भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि श्रीलंका में इसका इन्वॉल्वमेंट है। ग्वादर पोर्ट इसी का ही है। ग्वादर पोर्ट यहाँ पे पाकिस्तान में चाइना ने ही बनाया है। इस प्रकार से इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट है, केनिया में इन्वेस्टमेंट है, सब जगह पर इन्वेस्टमेंट है। तो इसने इस प्रकार से सारी कंट्रीज़ को जोड़ दिया है, एक रास्ता सा यहाँ पर इस प्रकार का बना लिया है। तो ये चाहता है कि नेपाल को भी यहाँ पर इस प्रकार से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया जाए, इसी में इसको ज्वाइन कर लिया जाए। तो ये थे कंप्लीट रिलेशंस। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो अलग अलग तरीके से बन सकता है। एक बार यूपीएससी ने 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आपको दो कम्युनिटी के नाम दिए गए, अलग अलग कम्युनिटी के नाम दिए गए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो कुर्द, मधेसी और रोहिंग्या, और आगे यहाँ पर अलग अलग देशों के नाम दिए गए हैं, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ठीक है। और पूछा गया है कि ये जो कम्युनिटी है कौन से देश से बिलोंग करने वाली है, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, ठीक है, करेक्टली मैचिंग हुई है। क्या कुर्द कम्युनिटी बांग्लादेश से बिलोंग करती है, क्या मधेसी कम्युनिटी नेपाल से बिलोंग करती है, क्या रोहिंग्या म्यांमार से बिलोंग करते हैं। तो आप थर्ड वाले पे तो कन्फर्म है ना, कि हमने तो बहुत बार पढ़ रखा है कि बिल्कुल रोहिंग्या जो है म्यांमार से बिलोंग करता है, ये तो कन्फर्म है। सेकेंड वाला देखो, मधेसी नेपाल से बिलोंग करते हैं, हाँ बिल्कुल मधेसी नेपाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। क्योंकि सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, हमने देख लिया। उसके अलावा ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, 1 और 2 है ना। और इधर दूसरा और तीसरा सही है, हमें कंफर्म है दोनों के बारे में। तो इसका उत्तर सी ही होगा। और फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि कुर्द कम्युनिटी जो है ये बांग्लादेश से बिलोंग नहीं करती है। देखो कुर्द जो है आपको टर्की, उसके बाद सीरिया, इराक में यहाँ पर रहते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अर्मेनिया वगैरह में आपको एक कुर्द कम्युनिटी वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो नेपाल में मधेसी कम्युनिटी वाले लोग रहते हैं। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाला आर्टिकल तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, गगनयान मिशन को लेकर। तो गगनयान मिशन को लेकर तैयारी चल रही है, उसी तैयारी से रिलेटेड एक और पोस्ट आ चुका है। तो कोई बात नहीं, काफ़ी सारे लोग नए होंगे, उनके लिए मैं इसको रिवाइज़ करवा दूंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर न्यूज़ में रहेगा। लेकिन उससे पहले इस वाले टॉपिक को कवर करते हैं। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, देखो कल भी आर्टिकल आया था, वैसे मैंने पढ़ा था लेकिन ज़्यादा जोर नहीं दिया इसके ऊपर। कांग्रेस की साइड से, जो कांग्रेस पार्टी है, उनका कहना यह है कि जो सरकार है वो आज के समय में जो राशन दे रही है लोगों को, उसमें फोर्टिफाइड राइस दे रही है। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है आगे मैं आपको बताऊँगा, जिसमें यहाँ पर अलग से मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स जो है मिलाए जाते हैं। तो ये राइस इतना अच्छा नहीं है, अलग अलग रिपोर्ट्स बोलती हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने बोला। कि नीति आयोग की रिपोर्ट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, और भी इंस्टीट्यूशंस हो गए, उन्होंने वार्निंग दे रखा है इस फोर्टिफाइड राइस को लेकर। लेकिन सरकार ये फोर्टिफाइड राइस दे रही है राशन में सभी लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। इस प्रकार का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी ने कल दिया। तो इसके रिस्पॉन्स में आज जो है ना,
जो हमारी फूड मिनिस्ट्री है उन्होंने कांग्रेस को काउंटर करते हुए बोला है कि फोर्टिफाइड राइस जो है, ये जो चावल है पूरी तरह से सेफ़ है, ये बिल्कुल सेफ़ है। इवन यहाँ पर नीति आयोग के बारे में उन्होंने बोला था कांग्रेस पार्टी ने, बट नीति आयोग के स्पोक्स पर्सन ही बोलते हैं कि देखो हम भी यहाँ पर एक्टिवली एंगेज हैं इस स्कीम को चलाने में, और ये जो राइस है बिल्कुल सेफ़ है। इवन इस फोर्टिफाइड राइस के ढेर सारे फ़ायदे हैं। मिनिस्ट्री ने यह भी बोला है कि अगर इस चावल का कंजम्पशन हो रहा है और ये चावल हम दे रहे हैं लोगों को, तो हमारा मकसद है कि लोगों में हम हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ा सकें, खून की मात्रा बढ़ा सकें। एनीमिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कहीं ना कहीं आज के समय में हर दूसरी महिला को है। ठीक है, अब एनीमिया क्या है तो आपको पता होगा। बेसिकली यहाँ पर एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है, ठीक है, आयरन की कमी हो जाती है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है ताकि महिला को सपोर्ट किया जा सके। तो इस राइस के फ़ायदे बहुत सारे हैं, नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात जो है कह के जो कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट था कल का, उसको काउंटर किया गया है। इवन यहाँ पे फूड मिनिस्टर ने एक बात और बोली है कि आप इतना ही सवाल उठा रहे हो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस को लेकर, तो ये भी तो देखो केवल इंडिया नहीं ये चावल दे रहा है, अलग से 7 और देश दे रहे हैं। आप अमेरिका को देखो, यूएस साल 1958 से, कब से 1958 से अभी तक यहाँ पर इस प्रकार का फोर्टिफाइड राइस जो है प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि राइस का फोर्टिफिकेशन वहाँ पे अभी तक चल रहा है लंबे समय से। तो ये बिल्कुल कंप्लीटली सेफ़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा मैटर। ये तो मैटर आपने समझ लिया। क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा यहाँ से, ये लड़ाई के बारे में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। बस आपने फोर्टिफाइड राइस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ ये राइस न्यूज़ में था, यहाँ से सवाल आ गया। अब आपने पढ़ा नहीं था तो कुछ पता ही नहीं है। चलो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं, सब पढ़ेंगे। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस क्या होता है, मैं आपको चावल का फोर्टिफिकेशन तो बताऊंगा, उसके साथ पूरे जो हमारा फूड होता है, जो खाना होता है, उसके अंदर फोर्टिफिकेशन जो किया जाता है वो क्या होता है। देखो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो मल्टीविटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, डी, इनको मिला देना। चावल हो गया, सपोज़ यहाँ पे अगर हम लोग फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की बात करें तो चावल में हम क्या करेंगे अलग से, क्योंकि चावल में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसमें हमने आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, डी, इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी। ऐड करने से वो चावल न्यूट्रिशियस हो गया, पोषण भरपूर हो गया। तो वो इंसान जब चावल खाएगा तो उसमें इन मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स की जो कमियां हैं वो पूरी हो पाएंगी। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में 90% लोगों में इस प्रकार के जो मल्टीविटामिन्स होती हैं उनकी कमियां होती हैं, क्योंकि हम मल्टीविटामिन्स नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने और ऐसा चीज़ चूज़ किया, राइस में, मिल्क में भी यहाँ पर कर दिया जाता है, नमक में भी कर दिया जाता है। ये ऐसी चीज़ें जो स्टेपल है, मतलब देश में हर एक व्यक्ति कंज्यूम कर ही रहा है, हर एक व्यक्ति खा रहा है, चावल खा रहा है, दूध पी रहा है, नमक खा ही रहा है ना। तो इनमें यहाँ पर ये काम करना जिससे कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन में ये जो न्यूट्रिशन की कमी है वो यहाँ पर पूर्ति की जा सके। इसी को हम लोग यहाँ पे फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ये तो मैंने आपको खाने का फोर्टिफिकेशन बता दिया। अब स्पेशली हम लोग बात करते हैं राइस के फोर्टिफिकेशन के बारे में, जिसकी चर्चा आर्टिकल में हो रही है कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस क्या होता है। देखो फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो जो राइस का फोर्टिफिकेशन होता है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, यानी सस्ते दाम में आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा खाना, एक अच्छी डाइट लोगों तक पहुंचा सकते हो, जिसमें मल्टीविटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सभी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। इवन यहाँ पर जो FSSAI है इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस होता है ना, 1 किलोग्राम वाला, ये वाला जो चावल जिसमें हम अलग से मिनरल वगैरह मिलाते हैं, तो 1 किलोग्राम अगर वो चावल होगा तो उसमें कम से कम आयरन होगा 28 mg से लेकर 42 mg के बीच में। फॉलिक एसिड भी आपको मिल जाएगा, विटामिन B12 भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर उस राइस के अंदर में ऐड कर दी जाती हैं। इसके अलावा इसी एडिशन में जो राइस होता है इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, विटामिन A, B1, B2, B3, B6, इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर दी जाती हैं चावल में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन, राइस फोर्टिफिकेशन। अब सवाल यहाँ पर यह आएगा हमारे दिमाग में, ज़रूरत क्या है इसका, जैसा चल रहा था नॉर्मल चलता रहता, क्या दिक्कत है, अपना ही काम बढ़ा रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, न्यूट्रिशन बढ़ गया इससे, तो ज़रूरत है इसकी कोई चीज़ की। हाँ बिल्कुल, देखो ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट देता हूँ, कुछ कारण देता हूँ। सबसे पहली चीज़, इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। महिलाओं में और बच्चों में कुपोषण की जो स्थिति है वो थोड़ी ज़्यादा है। कुपोषण मतलब अच्छा खाना बच्चों या महिलाओं को ना मिल पाना, ये खुद यहाँ पे बोला है। और जैसे मैंने आपको बताया पहले कि फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आया है कि हर एक जो दूसरी महिला है हमारे देश में वो एनीमिक है, और हर तीसरा बच्चा स्टंटेड या वेस्टेड है। मतलब क्या है, हर दूसरी महिला एनीमिक है, मतलब खून की कमी, आयरन की कमी है उनके बॉडी में।
दूसरा, यहाँ पे हर तीसरा बच्चा स्टंटेड या वेस्टेड का मतलब है कि वो जो बच्चा है ना, वो उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट कम है या एज के हिसाब से उसका वेट बहुत कम है। तो वो बेसिकली कंडीशन आती है किसकी वजह से, जब उसको अच्छा खाना ना मिल पा रहा हो। तो ये कंडीशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा इंडिया में हिडन हंगर बहुत है। हिडन हंगर मतलब यह है कि चावल रोटी दाल तो सब खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो बॉडी को बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की और छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर बॉडी को देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, वो यहाँ पर इस प्रकार से फोर्टिफिकेशन से आएगा। और इसके लिए राइस को चूज़ किया गया है क्योंकि राइस एक स्टेपल फूड है, यानी कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है इंडिया के अंदर में। तो राइस को टारगेट करना थोड़ा अच्छा रहेगा, जिससे यहाँ पर लोगों की जो डाइट है वो इम्प्रूव हो पाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सवाल यह है कि सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। देखो, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो इसके फ़ायदे सब कुछ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हर एक टॉपिक को मुझे पता है कि हमें हर तरफ से हिट करना है। आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए। सपोज़ यहाँ पर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में, और आपने फ़ायदे तो पढ़ लिए लेकिन कोई नुकसान नहीं पढ़ा, और नुकसान ही पूछ लिया गया कि ये चर्चा में है, बताओ यहाँ पर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या इश्यूज़ हैं इसमें, तो आप इश्यूज़ क्या बताओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इश्यूज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे, यानी कि 360 डिग्री में यहाँ पर पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस में क्या क्या दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, हाइपर वाइटामिनोसिस। अब ये क्या है, कुछ स्टडीज़ ने यहाँ पर बताया है, कुछ स्टडीज़ पब्लिश हुई है मेडिकल जर्नल लैंसेट में, अमेरिकन जर्नल में भी यहाँ पर पब्लिश हुई है। बताया गया है कि जो ये विटामिन डेफिशिएंसी वाले पर्सन है, अगर उनको यहाँ पर इस प्रकार से फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया जाए, ठीक है, जिनके अंदर विटामिन की कमी है, ठीक है, सबको मिल रहा है ये वाला चावल। जिनके अंदर कमी नहीं है उनको भी यहाँ पर ये मैंडेटरी कर दिया गया है, सब ये परचेज़ कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो विटामिन का लेवल है बॉडी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और कोई भी चीज़, जैसे मैंने बोला है, एक्सेस में यानी ज़्यादा होने की वजह से कंडीशन बुरी हो सकती है। बॉडी में एक्साइटमेंट, इरिटेबिलिटी, इवन टॉक्सिसिटी, वो जहर भी बन सकता है। ठीक है, तो वही टॉक्सिसिटी मेन टॉपिक है। होता यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि जब जब यहाँ पर फोर्टिफिकेशन किया जाता है फूड के अंदर में, तो जो न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड करे जाते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर अकेले आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं। आपने ध्यान में रखना है। मतलब क्या है ना कि इंडिया में जो अंडर नॉरिशमेंट है बच्चों को, या फिर बूढ़ों के पास में प्रॉपर फूड्स नहीं है, प्रॉपर अच्छा न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि सीरियल बेस्ड डाइट नहीं है, वेजिटेबल्स या एनिमल प्रोटीन बहुत कम है। तो इन चीज़ों के ऊपर ना फोकस करके केवल और केवल आपने केमिकल वाले वाइटामिन्स और मिनरल्स को मिला दिया। तो केमिकल वाइटामिन्स और मिनरल्स को आपने चावल में मिला दिया। इससे ऐसा नहीं होने वाला कि सारी प्रॉब्लम निपट जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और 2010 की स्टडी है, उस स्टडी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो आयरन फोर्टिफिकेशन है, इससे गट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपकी गट हेल्थ ख़राब हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर नज़र आई हैं। फिर उसके बाद में एक और इशू है, डिक्रीज वैल्यू ऑफ नेचुरल फूड। हमारे पास में जो बाकी सारे नेचुरल फूड हैं उसकी तो वैल्यू ख़त्म ही हो गई ना। क्यों? क्योंकि आपने एक बार चावल के अंदर फोर्टिफिकेशन कर दिया, अलग से मल्टीविटामिन आयरन ऐड कर दिया। आप दूसरी तरफ ये देखो, उससे अच्छा दूसरे जो आयरन रिच फूड्स हैं जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में, मिलेट्स हो गए, उसके बाद में ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फ्लैश फूड हो गए, उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी, उसको यहाँ पर कोई पूछेगा भी नहीं। तो इस प्रकार के जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं रिगार्डिंग फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल है, बोला जा रहा है दार्जिलिंग एक ऐसा शहर बन चुका है जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित वाले जो देश हैं उस वाली लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो सकता है जल्दी। ऐसा खुद यहाँ पर एक स्टडी ने रिवील किया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के कई सारे शहर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, ऐसे कई सारे और भी शहर हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं और पोल्यूटेड सिटीज़ वाली कैटेगरी के अंदर में उस लिस्ट में ऐड किया गया है। तो रिसेंटली स्टडी ने रिवील किया कि दार्जिलिंग, जिसको हम लोग क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानते हैं, एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, वैकेशंस के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जल्द ही वेस्ट बंगाल की पोल्यूटेड सिटीज़ में ऐड हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के जो प्रदूषित शहर हैं उसकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ समय में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक समय था जब यहाँ पर PM10 पाया नहीं जाता था, बट अभी PM10 लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि छोटे छोटे जो कंकड़ के टुकड़े होते हैं ना डस्ट में, ये इंसान के लिए बहुत घातक होता है। अगर इंसान के बॉडी के अंदर ये चले जाएँ तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो इस प्रकार के पर्टिकुलेट मैटर पाए गए हैं दार्जिलिंग में, जो कि एक समय पर नहीं पाए जाते थे,
बट वो देखने को मिले हैं। तो कहने की जो पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार इंक्रीज़ होता चले जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर कंसर्न है दार्जिलिंग को लेकर, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो हमारी केंद्र सरकार ने अभी जम्मू कश्मीर को एडवाइस किया है किस चीज़ को लेकर, कि आप यहाँ पे जो अपने एफर्ट्स लगा रहे हो अलग अलग प्रोग्राम चलाने के लिए, या फिर जो आपके एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उसको बनाने के लिए, ठीक है, आप उसको एफर्ट्स को बढ़ाओ और अच्छे से यहाँ पर उसका यूज़ करो। ये सारी बातें हमारी केंद्र सरकार ने फ्राइडे में जम्मू एंड कश्मीर से बोली हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर को एडवाइस देते हुए बोला है कि आप अच्छे से यहाँ पर जो देश के हक हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी में भारत को कई सारे राइट्स मिले हुए हैं कई सारे अलग अलग नदियों को लेकर, तो उन राइट्स का अच्छे से यूज़ करो। अपना प्रोजेक्ट वगैरह आप बना सकते हो, बनाओ, कोई काम नहीं है, मतलब आप अपने एफर्ट्स जो लगा रहे हो उसको बढ़ाओ, लेकिन ध्यान रखना आप इस ट्रीटी का उल्लंघन ना करो। इस ट्रीटी के अंडर ही अंडर सारा काम चलता रहे। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सेंटर ने जम्मू कश्मीर के साथ में मेंशन किया है। तो करना क्या है, वैसे एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ नहीं बनने वाला है दोस्तों, सच्ची बताऊँ तो। इंडस वाटर ट्रीटी जो है अक्सर न्यूज़ में है, पिछले साल मीटिंग हुई थी इस वजह से ये न्यूज़ में थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए। और मैं जानता हूँ आपको पता होगा, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा, प्लस आपको पता होगा तो आपको भी यहाँ पर एक क्लैरिटी जो है इसके रिगार्डिंग दोबारा से मिल जाएगी और रिवीजन आपका भी हो जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी को समझने के लिए ये एक बेस्ट पिक्चर है, जैसे कि इस पिक्चर को मैंने पहले भी यूज़ किया है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, देखो ये जो ट्रीटी है ये साइन की गई थी 19 सितंबर 1960 में, 1960 में। और किस किस के बीच में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। साइन करवाने वाली वर्ल्ड बैंक नाम की एक बॉडी थे, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने बिचौलिया का काम किया था। वर्ल्ड बैंक ने बीच में आके दोनों देशों के बीच में निगोशिएशन करवाने के बाद में 1960 में 19 सितंबर को ये इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करवाया। अब इंडस वाटर ट्रीटी का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझो, क्योंकि पाकिस्तान को शुरू से डर था। क्या डर था, देखो पाकिस्तान में जो पानी मिल रहा है ना आज के समय में, जो नदियाँ बह रही हैं पाकिस्तान में, वो सब इंडिया से गुजर कर जा रही हैं। मेन नदियाँ, इवन इंडस रिवर की बात करोगे तो इधर से ये वो पीछे से आ रही है और वो इंडिया से गुजर कर जाकर इधर से पाकिस्तान में जा रही है वो। तो इंडिया अगर यही पानी रोक दे तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, पानी नहीं मिलेगा किसी को। ये कई सारी नदियाँ ऐसी आपको देखने को मिलेंगी, अगर पानी इंडिया के अंदर रोक दिया जाए तो पाकिस्तान में पानी नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ की टेंशन पाकिस्तान को शुरू से थी, वो बार बार इस ट्रीटी की बात कर रहा था। काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, 8 साल के निगोशिएशन यानी 8 साल की बातचीत के बाद में 19 सितंबर 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया गया। और साइन करते हुए यहाँ पर कुछ डिसीजन लिए गए। बहुत सारी नदियाँ आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, मैं एक एक करके नाम बताता हूँ। ये ऊपर आपको इंडस दिखेगी, इंडस के बाद नीचे झेलम है, झेलम के बाद नीचे चिनाब आपको नदी दिख रही होगी, ये रही चिनाब। तो इंडस, झेलम और चिनाब, ठीक है। अब दूसरी नदियों पर ध्यान दो। फिर उसके बाद नीचे है रावी, ब्यास और सतलज, ये आपको बाकी 3 नदियाँ दिख रही होंगी। तो 6 नदियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो जब ये डील हुई थी ना 1960 में, तो यहाँ पर कुछ नदियों का हक पाकिस्तान को दिया गया और कुछ नदियों के ऊपर जो राइट्स हैं वो इंडिया को दिए गए कि इंडिया इन नदियों को कंट्रोल करेगा और उन नदियों का पानी पाकिस्तान के पास में जाएगा। जैसे कि वेस्टर्न रिवर्स की बात करते हैं, वेस्टर्न रिवर्स में आप देखोगे तो वो है चिनाब, झेलम और इंडस, यानी कि ये रही इंडस सबसे ऊपर वाली, उसके बाद झेलम और चिनाब, यानी ऊपर की जो 3 नदियाँ आपको दिख रही हैं ना, स्टार्टिंग की जो 3 नदियाँ, इस पे जो इंडिया के हक हैं वो थोड़े से कम हैं। इंडिया के जो राइट्स हैं वो लिमिटेड हैं। इसमें बोला यह गया है कि यहाँ से पानी प्रॉपर बहता रहेगा, पानी को इंडिया स्टोर नहीं कर सकता है ना। इंडिया के बहुत ही कम राइट्स हैं इसके ऊपर में, और हमेशा फोकस करना है कि इंडिया कुछ ऐसा ना करे यहाँ पर कि इससे पानी का फ्लो कम हो जाए या पानी कम पहुँचे पाकिस्तान में। ये बातें ट्रीटी में की गई थी। तो ऊपर की 3 नदियों पर जो भारत के हक हैं वो कमज़ोर कर दिए गए, लिमिटेड कर दिए गए, लेकिन नीचे की 3 नदियों पर पूरा हक हमारा है। इंडिया के सारे राइट्स हैं इसके पास में, यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों पर भारत के हक हैं। यानी भारत कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो प्रोजेक्ट बना सकता है, सारे काम कर सकता है, ऊपर भी बना सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जो वो पानी है, पानी का फ्लो ना बिगड़े, पानी का फ्लो जैसा चल रहा है चलता रहे, पानी का फ्लो कम ना हो, कम पानी पाकिस्तान में ना जाए, पाकिस्तान में प्रॉपर पानी की सप्लाई होती रहे। ये हमें मेन मकसद रखा गया था इस पूरी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में। आई होप आपको यहाँ पर ये जो पूरा मामला है क्लियर हो चुका होगा। 6 नदियों के नाम ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, इंडस, झेलम, चिनाब, ये ऊपर वाली जो 3 नदियाँ हैं वो पाकिस्तान के राइट्स में गई हैं, पाकिस्तान के ऊपर, मतलब पाकिस्तान का हक उन नदियों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, इंडिया के राइट्स लिमिटेड हैं। जो बाकी नीचे की 3 नदियाँ रावी, ब्यास, सतलज, इसके ऊपर इंडिया के राइट्स ज़्यादा हैं। और मैं आपको बता दूँ जितनी भी ये नदियाँ हैं
चाहे वो झेलम हो, चाहे वो चिनाब हो, रावी हो, ब्यास हो, सतलज हो, सब एक ना एक जगह जाकर इंडस में मिल जाती हैं आगे। ठीक है, इंडस नदी में ही वो आके जुड़ जाती हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, नेवी और इसरो दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्लान जो है उसको रिलीज़ कर दिया है गगनयान क्रू के लिए। देखो, गगनयान मिशन हम लॉन्च करेंगे, पहले स्टार्टिंग में 2 तो ट्रायल किए जाएंगे, लास्ट में हम लोग कुछ लोगों को स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजेंगे। वो अंतरिक्ष का चक्कर काट के वापस से इंडिया में, मतलब वापस से लैंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उनको कैसे रिसीव किया जाएगा, है ना, तो उसकी जो रिकवरी कैसे की जाएगी, उसकी पूरी जो प्लानिंग है वो यहाँ पर इन्होंने रिलीज़ की है, उसके बारे में सारा डिस्कशन किया है। आप देख पाओगे पूरी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि पीछे से शोर आ रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना, बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो शोर तो आ रहा होगा शायद। हाँ, तो हम कहाँ थे कि ये जो मिशन है इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। देखो 2024 में फाइनल तरीके से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। 2024 में इंसानों को हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। अभी 2023 में एक ट्रायल होगा, फिर एक और ट्रायल होगा, फिर उसके बाद 2024 में सारी तैयारी की जाएंगी, क्योंकि पहले ट्रायल करना ज़रूरी है। मिशन कैसे काम करेगा, ऐसे अचानक से तो नहीं भेज सकते ना, इस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा न्यूज़ है। तो गगनयान मिशन एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल से लेकर चलेंगे और समझेंगे। दोस्तों, गगनयान मिशन को लेकर भी मैंने आपको लगभग ये वाला जो पिक्चर है हमेशा दिखाया है, क्योंकि इससे बेस्ट चीज़ है ही नहीं समझने के लिए। तो जिनको नहीं पता है फटाफट वो थोड़ा सा ध्यान दो, और जिनको पता है वो रिवाइज़ करो और मामले को ख़त्म कर दें जल्दी। आप ये वाला रॉकेट देख रहे हो, ये रॉकेट जाएगा अंतरिक्ष में। इस रॉकेट में लोग कहाँ पे बैठेंगे, वो लोग बैठेंगे ऊपर की साइड में। जो ये आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स को निकाल के देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसको और तोड़ दें 2 हिस्सों में तो ये है। अब इनको क्या बोला जाता है, देखो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है क्रू मॉड्यूल। क्या? क्रू मॉड्यूल, जिसमें यहाँ पर 2-3 लोग बैठ सकते हैं। और इसके नीचे है सर्विस मॉड्यूल, जो कि यहाँ पर इसको पावर देने का काम करेगा। इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़कर रॉकेट में फिट कर दिया। अब रॉकेट को ले जाएंगे सीधा अंतरिक्ष में। अब क्या होगा, इस रॉकेट को हम यहाँ से लॉन्च करेंगे, ठीक है, मतलब पृथ्वी से लॉन्च करेंगे। तो जैसे ही हम लॉन्च करेंगे, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा, 16 मिनट में ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुँच जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुँचने के बाद में इसके अंदर में जो ये मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम ऑर्बिट मॉड्यूल। दोनों को मिलाकर ऑर्बिट मॉड्यूल बोलते हैं। ध्यान रखना, इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो कि 7 दिन तक अंतरिक्ष में रुक कर आएंगे। ठीक है, तो क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल दोनों मिला दें, ऑर्बिटल मॉड्यूल। तो ऑर्बिटल मॉड्यूल बना के हमने डाल दिया इस रॉकेट में। रॉकेट को छोड़ दिया पृथ्वी से ऊपर, 16 मिनट में पहुंच गया लो अर्थ ऑर्बिट में। और लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के बाद में इसमें से जो पूरा ऑर्बिट मॉड्यूल है वो निकल गया बाहर। इसके नीचे अब देखो, जब बाहर निकला ना, तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा लगा था सर्विस मॉड्यूल, उसने थोड़ी पावर दी। उस पावर की वजह से वो अंतरिक्ष में 5 से 7 दिन तक इस प्रकार से वो घूमता रहेगा। और घूम कर फिर धीरे धीरे 7 दिन बाद क्या होगा, ये नीचे गिरना स्टार्ट होगा। जब ये नीचे आना स्टार्ट होगा तो ये 2 अलग अलग मॉड्यूल थे ना इसके, जो हमने जोड़े थे, वो अलग हो जाएंगे। सर्विस मॉड्यूल अलग, क्रू मॉड्यूल अलग। सर्विस मॉड्यूल अंतरिक्ष में कचरा बन जाएगा। क्रू मॉड्यूल, जिसमें इंसान बैठे हुए, वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें से पैराशूट ओपन होंगे, क्या, ताकि उसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल की जा सके। नहीं तो ऐसे धड़ाम से गिर जाएगा तो मर जाएंगे सब। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए पैराशूट होंगे, और पैराशूट यहाँ पे खुलेगा, धीरे धीरे ये लैंड करेंगे और यहाँ से फिर उनको रिकवर कर लिया जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इस प्रकार का मिशन होने वाला है। स्पेस में 5 से 7 दिन रुकने वाले हैं। इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं और 2024 में लॉन्च कर देंगे। और इंडिया इसको करते ही चौथा देश बन जाएगा इस लिस्ट में ऐड होने वाला, यानी यूएस, रशिया, चाइना के बाद भारत चौथा कंट्री होगा इस लिस्ट में। क्लियर हो गया? आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हमारे पास में, जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज नहीं आता है। तो 2 आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला यहाँ पर यह है मॉब लिंचिंग के बारे में जो बात करता है। मैं आपको एग्जैक्टली टू द पॉइंट कुछ डेटा दूंगा, यानी कि आर्टिकल पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा, यानी कि जो क्वेश्चन बनेगा आपको पास में प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, वो नोट्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, और ये वाला आर्टिकल बात करता है सेडिशन लॉ के बारे में। सेडिशन लॉ के अंदर कितने कितने चैलेंजेस, सेक्शन 124A जो है हमारा आईपीसी का, वो कितना मतलब पुराना है बहुत ज़्यादा, और उसमें काफ़ी सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, है ना। इसको लेकर कभी बात की गई है हटाने की, कुछ लोग बात करते हैं हटाने की, कुछ लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इसको रहने देने की। तो सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे राइटर के कहने। ठीक है, सबसे पहले एडिटोरियल लेंगे ये वाला मॉब एंड जस्टिस। तो मॉब एंड जस्टिस का आर्टिकल न्यूज़ में क्यों आया है, पहले हम इसको समझते हैं आखिरकार ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया है। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के अंदर में, वहाँ की जो सेशन कोर्ट है, उन्होंने हाल ही में 4 लोगों को 7 साल के लिए जेल में भेज दिया है।
क्यों भेज दिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं साल 2018 में जुलाई के महीने में उन चार लोगों ने मुस्लिम डेयरी फार्मर का, जो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं मुस्लिम डेयरी फार्मर ही, ऑब्वियस सी बात है डेयरी फार्मर हैं, तो उनकी मॉब लिंचिंग कर दी थी। मॉब लिंचिंग मतलब साथ में इकट्ठा होकर मारा पीटा, जिसकी वजह से यहाँ पर उस इंसान की जान चली गई थी। 2018 का केस था। अब 7 लोगों को यहाँ पे इस सेशन कोर्ट ने क्या किया, जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया, इसमें से एक इंसान को छोड़ दिया जिसका नाम है नवल किशोर। इसको छोड़ दिया गया और बोला ये जा रहा है क्योंकि उस व्यक्ति के खिलाफ में कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे, इस वजह से छोड़ दिया गया। और ऐसे ही केस यहाँ पर एक और हुआ था, 2017 में मर्डर हुआ था पहलू खान का, ठीक है, जो कि अगेन वो भी काउ विजिलेंटिज्म का विक्टिम बना था, ऐसा आर्टिकल में बोला जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर बोला जा रहा है जो पहलू खान है वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ काउ विजिलेंटिज्म। अब मेन जो टॉपिक है इस पूरे एडिटोरियल का वो यही है कि काउ विजिलेंटिज्म क्या है। विजिलेंटिज्म मतलब यहाँ पर है, काउ विजिलेंटिज्म मतलब है गौरक्षक, ठीक है, गौरक्षा करना, गाय की रक्षा करना। अब ऐसे आपको पता है कई सारे ग्रुप्स जो हैं बन चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में, इंडिया के अंदर में, जो कि गाय की रक्षा कर रहे हैं। और वो देखते हैं कि कहीं पर अगर ट्रक में गाय की स्मगलिंग की जा रही है ना, अगर इलीगल तरीके से लेकर जाया जा रहा है, तो वो वहीं पर बीच में ट्रक को रोक लेते हैं, ड्राइवर को मारा पीटा जाता है, और कभी इतना मारा पीटा हो जाता है कि वो उस ड्राइवर की डेथ हो जाती है। इसी को यहाँ पर मॉब लिंचिंग का नाम दिया गया है। कि एक केस ऐसा ही हुआ था 2018 में, जिसमें रकबर खान को यहाँ पर इस प्रकार से अटैक किया गया था। और अटैक इसलिए किया गया था क्योंकि वो व्यक्ति जो है 2 गाय को ले जा रहा था, 2 गाय की ट्रांसपोर्टिंग कर रहा था, ठीक है, अलवर के अंदर में लालबंदी विलेज के पास में। तो वहीं पर कह सकते हो कि इस व्यक्ति के ऊपर अटैक किया गया और अटैक में सीरियस इंजरीज़ हो गई। और सीरियस इंजरीज़ मतलब पहले तो घायल ही था ये इंसान, उसको एक ट्रीटमेंट चाहिए था हाथों हाथ ट्रीटमेंट मिलता तो यहाँ पर वो इंसान बच जाता, बट हाथों हाथ ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसकी जान चली गई। तो जान जाने की वजह से यहाँ पर जो पूरा मामला है वो दर्ज हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 7 लोग पाए गए इस पूरे मामले में, अटैक करने के मामले में इनको अरेस्ट कर दिया गया। एक व्यक्ति यहाँ पर उसके खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो व्यक्ति जो है अभी बच गया है। लेकिन रकबर खान की फैमिली का कहना यहाँ पर यह है कि जिस व्यक्ति को यहाँ पर छोड़ा गया है मेन सस्पेक्ट वही था, मेन सस्पेक्ट वही था, और कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया गया। तो इससे यहाँ पर क्या फ़ायदा, उन चीज़ों का यहाँ पर ये बोलते हैं। अब कोर्ट ही बोलता है कि हमारे पास में जब प्रॉपर एविडेंस नहीं है, जब प्रॉपर एविडेंस आएंगे, क्योंकि कोर्ट सबूत के बेसिस पर काम करता है, और जब तक कोर्ट के पास में प्रॉपर प्रूफ नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ पर किसी को ऐसे सज़ा नहीं दे सकते। बट उनकी फैमिली का कहना यह है कि मेन व्यक्ति यही था जिसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है कि जो ये काउ विजिलेंटिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं ना कहीं देश में सेफ्टी और सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खतरा बनता जा रहा है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। दूसरा मेंशन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को आना पड़ेगा बीच में, और ये जो वायलेंस हो रहा है, ये जो विजिलेंटिज्म हो रहा है, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। और इसके लिए हमें बोथ प्रिवेंटिव और पुनिटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और इस पूरे ट्रेंड को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड तेज़ी से फैलता जा रहा है। अब धीरे धीरे स्टेट्स के अंदर में अलग अलग गैंग्स बन चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर इस पूरे के पूरे आर्टिकल में बोला गया। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो कुछ ना कुछ एक्शन है वो लिया जाना चाहिए काउ विजिलेंटिज्म वाला ग्रुप को रोकने के लिए। तो काउ विजिलेंटिज्म आपको समझ में आया, गौरक्षा के बारे में समझ में आया, और यह पूरा मैटर क्या था वो आपने यहाँ पर समझा। अब करना क्या है, एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी नहीं है। अब जब एग्ज़ाम में आपने आंसर देना है तो मॉब लिंचिंग को लेकर देना है, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। लेकिन वो क्वेश्चन मैं तभी दूंगा जब पहले आप इन चीज़ों को अच्छे से सुन लोगे, ठीक है। पहले अभी कुछ और चीज़ें उसको अच्छे से सुनो, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को लेना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ऐसी मैटर हाल ही में हरियाणा के अंदर भी आया था मॉब लिंचिंग का, ये आपको बता दूं, तब भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था। तो मॉब लिंचिंग क्या होती गया, मॉब लिंचिंग भीड़ तंत्र, जब यहाँ पर भीड़ जो है इकट्ठा गुस्सा हो जाती है किसी के ऊपर किसी कारण की वजह से, और वो लोग अपने हाथ में सारा कानून ले लेते हैं और उस इंसान को अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद में कह सकते हो कि मार डालते हैं, वो मॉब लिंचिंग कहलाती है। तो मॉब लिंचिंग रेफ़र करती है एक टारगेटेड वायलेंस को। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको यहाँ पर अगेंस्ट क्या, या फिर एक मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना वो यहाँ पर टारगेट बना देते हैं किसी को। कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी कोई पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो मॉब है, जो भीड़ है, उसको लगता है कि इस इंसान ने गलत किया है, और वो गलत किया है और ये बिल्कुल इलीगल है, और इसके लिए यहाँ पर वो जो कानून है वो सारे के सारे अपने हाथ में ले लेती है भीड़, और हाथ में लेने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर जो मॉब लिंचिंग है वो कर देती है। इसी में यहाँ पर काउ विजिलेंटिज्म भी आता है। काउ विजिलेंटिज्म या फिर कह सकते हो लिंचिंग इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन, गौ रक्षक के लिए, यानी कि गाय को बचाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का जो ये
मॉब लिंचिंग करना, ये भी कहीं ना कहीं इसी मॉब लिंचिंग वाले कॉन्सेप्ट में रखा गया है, ये आर्टिकल में मेंशन्ड है। अब बात यहाँ पर यह है कि मॉब लिंचिंग के पीछे का कारण क्या है। इस प्रकार से यहाँ पर जो भीड़ तंत्र दिखाया जा रहा है, मेन रीज़न क्या है? रीज़न है सबसे पहले बायसनेस। मॉब लिंचिंग कहीं ना कहीं हेट क्राइम भी है। देखो कई बार ना क्या होता है कि अलग अलग कास्ट, क्लास ऑफ पीपल या रिलीजन्स के खिलाफ में भी यहाँ पर कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो इस प्रकार की मॉब लिंचिंग कर डालते हैं। दूसरा यहाँ पे राइज ऑफ काउ विजिलेंटी। देखो हिंदू रिलीजन में जो गाय हैं, गाय को माता समान देखा गया है, गाय को पूजा जाता है, लोग घर में पूजते हैं, है ना, आपने देखा होगा काफ़ी सारी जगह पर। तो इस चक्कर में यहाँ पर जो हिंदू रिलीजन है वहाँ पे लोगों की जो इमोशंस हैं वो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं गाय के साथ में। तो अगर यहाँ पे वो देख रहे हैं कि गाँव का इलीगल तरीके से यहाँ पर व्यापार हो रहा है ना, उसको मीट की तरह कंज्यूम कर लिया जाएगा, उसको यहाँ पर रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो काउ विजिलेंटिज्म है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि गौरक्षक जो ये है ग्रुप हैं वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं कई सारी जगह पर। तो कभी कभी ये चीज़ें हैं जो इमोशनल अटैचमेंट है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है इन चीज़ों को। दूसरा यहाँ पे जो मॉब लिंचिंग के बढ़ावा मिल रहा है वो है लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस की वजह से, यानी कि जो न्याय है वो प्रॉपरली या जल्दी से नहीं मिल पाता है। आपने ही पता है कोई भी केस आया है, अब वो जो केस है, अब ये देखो 2018 केस था, अब 2023 में, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 23 भी 6 महीने निकल चुके हैं, 6 साल हो गए। ऐसे यहाँ पर होता है कि अगर कोई भी केस जाता है कोर्ट के अंदर में, अभी कोर्ट कचहरी चलेगी और 5, 6, 7 साल, 8, 10 साल लग जाएंगे उसमें, तो इस चक्कर में लोग यहाँ पर सोचते हैं कोई न्याय तो होने वाला नहीं है, फटाफट यहाँ पे खुद ही न्याय ले लो। तो इस चक्कर में भी कहीं ना कहीं जो मॉब लिंचिंग है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। उसके बाद में एक और रीज़न है इनएफिशिएंसी ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जो पुलिस है ना वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है, जो पुलिस आज के समय पर सक्षम नहीं है लीगल प्रोसेस के लिए, प्लस लोग ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं आज के समय में पुलिस के ऊपर में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मॉब लिंचिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये तो मॉब लिंचिंग क्यों बढ़ रही है उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको बताए। अब बात यहाँ पर यह है कि मॉब लिंचिंग को लेकर इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखो मॉब लिंचिंग आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग से यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंसान को राइट टू लाइफ दे रहा है, जीने का अधिकार दे रहा है। और मॉब लिंचिंग अगर कहीं पर हो रही है, एक इंसान की लाइफ अगर चली जा रही है, उसको मार दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मॉब लिंचिंग इस आर्टिकल 21 के खिलाफ जा रहा है। कोई मैटर अगर हुआ है, बिल्कुल कोई भी मैटर है, तो उसको यहाँ पर कानून के हिसाब से सॉल्व किया जाए, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। मॉब लिंचिंग यहाँ पर इसका कोई सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट देखने को मिलता है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी प्लस जो भेदभाव को लेकर सारे के सारे लॉज हैं, हमारे संविधान बात करता है आर्टिकल 14 और 15 में आप देखोगे राइट टू इक्वालिटी और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में चर्चा की जाती है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आर्टिकल्स वायलेट हो जाते हैं जब जब मॉब लिंचिंग होती है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं उठाया इस मामले को देखने के लिए। तो सरकार ने कुछ यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स को यहाँ पर स्टार्ट करे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है। जुलाई 2017 में मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस देखा था, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। और उस केस के तहत यहाँ पे बहुत सारे जो प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स हैं वो यहाँ पर बताए गए थे मॉब लिंचिंग को लेकर, मॉब वायलेंस को लेकर, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया था कि जो ये मॉब लिंचिंग है ये हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी है, बहुत खतरनाक एक्ट है, इसको यहाँ पर रोकना होगा। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा कदम उठाया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाए गए, है ना, अलग अलग राज्यों में आप देख पाओगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं, जहाँ पे अगर मॉब लिंचिंग का कोई केस है तो उसकी तुरंत सुनवाई की जाएगी, ज़्यादा वेट नहीं करवाया जाएगा। तो ये भी कदम उठाया गया है। प्लस स्पेशल टास्क फोर्स बनवाई गई है। कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि देखो स्पेशल टास्क फोर्स को हमें बनाना होगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो क्या कर सकें, जो मतलब कभी कभी होता है ना बीच में जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो हेट स्पीच फैला देते हैं या कोई ऐसा स्टेटमेंट या फेक न्यूज़ फैला देते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से भी मॉब लिंचिंग होती है। कई बार फेक न्यूज़ फैल जाती है, अफवाहें फैला दी जाती हैं इस इंसान को लेकर या इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उसकी वजह से भी लोग जो हैं भड़क जाते हैं अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स को लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और कदम उठाया गया है, वो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक केस के अंदर डायरेक्ट गाइडलाइंस दी थी और बोला था कि जिनकी भी मॉब लिंचिंग हुई है पहले कुछ सालों में, उनको यहाँ पे क्या किया जाए, थोड़ा मुआवजा दिया जाए, थोड़ा पैसा दिया जाए, ताकि उनके फैमिली को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पर एक कह सकते हो जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार को और काफ़ी सारे राज्यों को, और बोला था उनसे कि आप यहाँ पे कैसे कैसे स्टेप्स ले रहे हो मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए, आप उसकी जो फाइल है वो हमें दो, और साथ ही साथ में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को लेकर आए कि अगर कोई विक्टिम है, किसी के साथ में मॉब लिंचिंग हुई है, तो उसको यहाँ पर
उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके परिवार को सपोर्ट करने के लिए वहाँ की सरकार को एक कंपनसेशन, एक मुआवजा उस पर्टिकुलर पर्सन को देना होगा। और करंट समय में आपको बता दूं 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में कानून है। केवल 3 राज्य, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। ये 3 राज्य हैं जहाँ पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज झारखंड ने कोशिश की थी, बट यहाँ पर ये इन्होंने बिल पास किया, वो बिल वो रिटर्न हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो। ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। अब दोस्तों यहाँ पर इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड आज का मेंस का क्वेश्चन है। आप मेंस का क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज़ मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग क्या है। दूसरा, व्हाट आर वेरियस रीजंस फॉर अ राइज इन मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स इन इंडिया, क्या कारण है जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग इंडिया में बढ़ रही है। लास्ट एक और पार्ट है इसका, सजेस्ट सम मेजर्स टू प्रिवेंट मॉब लिंचिंग। फिर लास्ट में आपने बताना है कि कुछ तरीके जिससे मॉब लिंचिंग को रोका जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। मॉब लिंचिंग क्या है, भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं में वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कुछ उपाय का सुझाव दें। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को जब आप सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगले एडिटोरियल में सेडिशन के बारे में बात की गई है। राजद्रोह, देशद्रोह जिसको आप बोलते हो बेसिकली, उसी को हम लोग यहाँ पर सेडिशन का नाम देते हैं। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाओगे। पहले तो यहाँ पर सेडिशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे कि सेडिशन लॉ को लेकर हमारा जो इतिहास है वो क्या बोलता है। देखो, सेडिशन वाला जो कानून है ना, राजद्रोह का कानून या देशद्रोह का जो कानून है, इसको 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड में लेकर आया गया था। जब वहाँ के जो लॉ मेकर्स थे, जो कानून बनाने वाले लोग थे, उनका मानना यह था कि सरकार के प्रति अगर किसी की सोच होगी तो वो अच्छी होगी। सरकार के प्रति अगर कोई सोचेगा, जिसका ओपिनियन होगा वो अच्छा होना चाहिए। अगर कोई बैड ओपिनियन, कोई गलत ओपिनियन हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको राजद्रोह या देशद्रोह के मामले में, यानी सेडिशन के मामले में चार्ज करके जेल में डाल दिया जाएगा। यानी एक तरीके से सरकार को पावर दी जा रही थी सेडिशन लॉ के खिलाफ, इस सेडिशन लॉ को लेकर। तो 17वीं सेंचुरी में इसको लेकर आया गया। लेकिन ओरिजिनली यहाँ पर इस लॉ को 1837 में जो थॉमस मैकले थे उन्होंने यहाँ पर ड्राफ्ट करके तैयार किया। अब एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन है ये थॉमस मैकले, इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस जो ये लॉ था ना सेडिशन वाला लॉ, इस कानून को इन्होंने 1860 में इंडियन पिनल कोड में ऐड कर दिया। अब इंडियन पिनल कोड में खासकर जो सेक्शन 124A है, जिसकी यहाँ पर राइटर चर्चा करती हैं, सेक्शन 124A को इंडियन पिनल कोड में 1870 में ऐड किया गया, और यह ऐड किया गया था सर जेम्स स्टीफन के तौर पर। तो इन्होंने यहाँ पर ऐड करवाया, और ऐड करवाते हुए यहाँ पर एक प्रॉपर सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो करंट समय पे अगर हम बात करें सेडिशन लॉ है, बिल्कुल है। तो आप ये इमेजिन करो 17वीं सेंचुरी का कानून आज भी इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इंडियन पिनल कोड के अंदर में सेक्शन 124A के तहत सेडिशन अभी भी एक अपराध है, क्राइम है। कोई राजद्रोह या देशद्रोह होता है तो वो अपराध है, वो क्राइम है। ठीक है, ये बात खुद आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर में इंडियन पिनल कोड में मेंशन की गई है। तो इंडियन पिनल कोड में क्या बोला गया है कि सेडिशन क्या है। सेडिशन एक ऐसा ऑफेंस, एक ऐसा अपराध है जब एक व्यक्ति बोलकर, लिखकर, अपना साइन करके, अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर सरकार के खिलाफ में एक नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो सेडिशन की कैटेगरी में आ जाता है। अब कहने का मतलब यह है कि सेडिशन का कई बार मिसयूज़ भी किया गया है। अलग अलग केसेस में अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ में सही बात भी बोल रहा है तो सेडिशन वाला चार्ज लगा के उसको अरेस्ट करवा दिया गया। लेकिन कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, उसने कई सारे लोगों को बचाया भी है कि सरकार ऐसे ही सेडिशन का यूज़ नहीं कर सकती। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ में सही बात बोल भी रहा है, सही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, सरकार की यहाँ पे गलती थी, वो गलती दिखा दी गई, तो उसमें बुराई क्या है। ठीक है, आप इस केस में सेडिशन चार्जेस नहीं लगा सकते। ये बात यहाँ पर खुद आपको सेडिशन लॉ में देखने को मिल जाएगी। तो अगर मान लो किसी ने इस प्रकार का अपराध कर भी दिया है तो उसको क्या सज़ा मिलती है। देखो, सेडिशन इतना खतरनाक अपराध है कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल नहीं दी जा सकती, आप छूट नहीं सकते जेल से बिल्कुल भी। तो सेक्शन 124A के तहत जो पनिशमेंट दिया जाता है, इसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, उस 3 साल की सज़ा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाकर उसको पूरे उम्र कैद की सज़ा में बदला जा सकता है।
और लगभग इसमें फ़ाइन भी चार्ज किया जा सकता है एक इंसान के ऊपर में। और जिसके ऊपर भी इस एडिशन के चार्जेस लगेंगे उसको सरकारी जॉब से पूरी तरह से दूर रख लिया जाएगा। अगर लगी है तो हटवा दिया जाएगा सरकारी नौकरी से, और अगर यहाँ पर नहीं है, अगर वो चाहता है नौकरी, तो उसको वैसे भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे पूरा मामला सेडिशन लॉ को लेकर। अब क्या है ना, अब इस सेडिशन लॉ में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब वो इशू क्या है, सबसे पहला है रेलिक ऑफ कॉलोनियल एरा, यानी ये जो कानून है ना, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के अवशेष हैं जो अभी भी प्रेजेंट हैं। अंग्रेज़ों के समय पर यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता था। इवन यहाँ पर इस कानून का हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके अगेंस्ट में यूज़ किया गया। लोकमान्य तिलक जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जी, ये यहाँ पे आपको कुछ फ्रीडम फाइटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको यहाँ पे सज़ा दी गई सेडिशियस स्पीचेस की वजह से। उन्होंने कुछ यहाँ पे बोल दिया होगा गवर्नमेंट के खिलाफ में उस समय पर, अंग्रेज़ों के खिलाफ में, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनको भी इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। तो ये यहाँ पर सबसे पहली दिक्कत है कि अंग्रेज़ों के समय का लॉ है। दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे स्टैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, उन्होंने भी यहाँ पर, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान को बना रही थी उस समय पर, उन्होंने भी अग्री नहीं किया था कि सेडिशन को यहाँ पर संविधान में लागू कर दिया जाए। जो लोग तैयार कर रहे थे संविधान, उनको भी लगता था कि अगर सेडिशन आ जाता है तो इससे कहीं ना कहीं लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, लोगों को यहाँ पे खुलकर बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई खुलकर बोलेगा सरकार के खिलाफ में, सरकार ने तो सेडिशन लगा देना है। तो इस प्रकार की बातें पहले उठी थी, लेकिन ये जो आर्गूमेंट है, ये आर्गूमेंट ही रह गया। सेडिशन जो है ऐसे ही चलता रह गया। ठीक है, सेडिशन अभी भी यहाँ पर आपको चलता हुआ नजर आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सेडिशन के यूज़ के ऊपर थोड़ी सी रोक लगाने के लिए बोला। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था 1962 का, 1962 का, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका था कि सेडिशन का यूज़ आप ऐसे हर जगह पर नहीं कर सकते, आपको कम से कम करना है। सेडिशन चार्जेस आप किसी अकेडमिशियन, लॉयर, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या स्टूडेंट के खिलाफ यहाँ पर इस प्रकार से नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लगाते हो उनके खिलाफ में, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा होगा। और हाल ही में इस प्रकार के डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये बात थी फरवरी 2021 की। फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकल लीडर और 6 सीनियर जर्नलिस्ट को अरेस्ट होने से बचाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक न्यूज़ दिखा दी थी कि भाई यहाँ पर सरकार ने सही से कोरोना नहीं संभाला, इस प्रकार की न्यूज़ दिखा दी थी। तो न्यूज़ बिल जबकि सही थी, तो क्या हुआ, इनको अरेस्ट करने के लिए इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए उस सरकार ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उनको जो है बचा लिया। इसी प्रकार का जून 2021 में भी एक मैटर हुआ था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 2 तेलुगु चैनल्स को यहाँ पर बचाया था आंध्र प्रदेश की सरकार से। आंध्र प्रदेश की सरकार ने उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए थे, तो उन तेलुगु चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को बचाया गया सुप्रीम कोर्ट की साइड से। तो आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो ये सेडिशन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मामला क्या है, इश्यूज़ क्या है, वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। एग्ज़ाम में अगर कुछ भी चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप बहुत आराम से यहाँ पर हैंडल कर पाओगे। बाकी अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अच्छा, प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखने से पहले एक और चीज़ है। यहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जारी की गई है। पिटीशन किस चीज़ को लेकर है कि जो पार्लियामेंट की अभी उद्घाटन होने वाला है, कल के दिन होगा उद्घाटन। तो पार्लियामेंट का जो इनागुरेशन होगा, बेसिकली उस इनागुरेशन में प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट होने चाहिए। इस प्रकार का जो यहाँ पर पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ मटेरियल नहीं है पढ़ने लायक, बस खाली इतना सा मैटर जो है वो आपने ध्यान में रखना है। नाउ प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो 2020 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में यहाँ पर कुछ नाम है, सेल एंड फ्रॉगमाउथ, उसके बाद में सेल एंड फ्रॉगमाउथ के बाद में कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चेंड मिनिवेट, वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट। तो ये चीज़ें क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये सारी चीज़ें बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, ये सब बर्ड्स के नाम है। ठीक है, तो दोस्तों ये था डिस्कशन। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।